अगला टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। वो पढ़ना है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। सीक्वेंशियल रिएक्शंस देखिए, सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब होता है कि आपने ए से बी बनाया और बी से सी बनाया। इसके लिए आपने रेट कांस्टेंट लिखा है K1, इसके लिए आपने रेट कांस्टेंट लिखा है K2। अब ये कब होता है? सीक्वेंशियल रिएक्शन, जो रिएक्शंस होते हैं ये जनरली रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव डीके होते हैं कि कोई एक कंपाउंड ए था, उससे पहला रेडियो एक्टिव डीके हुआ बी बना, फिर बी से दूसरा रेडियो एक्टिव डीके हुआ सी बना। इसीलिए ये रेडियो एक्टिविटी यानी जो फिजिक्स में आएगा तब ज्यादा क्वेश्चंस बनाता है, रादर देन हमारे बनते हैं। हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते ही हैं, बट प्राइमरली इसके क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के अंदर, और वो भी एक दो टाइप के। ठीक है, अरे सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब समझा? हेलो, तो बोलने का ना। अब इसमें क्या होगा ना, सब कुछ आसान है। आसान का मतलब भाई आप क्या लिख सकते हो? -dA/dt, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा K1A, और इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा ln A इनिशियल बाय A फाइनल इक्वल्स टू KT। और आप किसी भी टाइम पर जो A एट एनी टाइम T होगा वो A0e⁻⁻K1T लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी भी जितना बनेगा उतना ही बनेगा। उसको कोई, इन दोनों को ए और सी इज सिंपल, ए और सी इज लाइक जस्ट सिंपल ऑर्डर डीके। सारी की सारी समस्या जो है ना, वो सारी की सारी समस्या है बी की, क्योंकि बी बन भी रहा है और जा भी रहा है। ठीक है, ए सिंपल है, सी निकालने के लिए पहले अपन थोड़ा सा बी और उसके ऊपर मेहनत कर लेते हैं, पर सी भी सिंपल है। जरा बी का फ्रेम समझते हैं। बी के फ्रेम में क्या हो रहा है? आपके पास दो चीजें हैं, एक है -dB/dt फॉर बी, और वो किसके बराबर है? वो बराबर है K2B के। और एक है dB/dt, वो किसके बराबर है? वो बराबर है K1A के। मतलब जो नेट dB/dt है वो किसके बराबर है? वो बराबर है K1A-K2B के। ये चीज क्लियर है? ठीक है, और A अब खुद एक वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा? dB/dt इक्वल्स टू K1। और इस A की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा A0e⁻⁻K1T -K2B, ऐसा कुछ। अब यदि आप इसको देखोगे तो ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। अरे हाँ, है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है क्या? हाँ सर। आता है? नहीं सर। तो एक काम करते हैं, इसको है ना एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है बाय मल्टीप्लाइंग देम विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको अपन एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई।
ये इसको ऐसा कर देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं dB/dt प्लस K2B इक्वल टू K1 A0 e raised to power minus K1t. Multiply both sides. With e raised to power K2t. अब ये क्या हो जाएगा समझिए, ये हो जाएगा dB/dt e raised to power K2t प्लस K2B e raised to power K2t equal to K1 A0 e raised to power minus K1t dot e raised to power K2t. यदि आप इसको अब इंटीग्रेट करना चाहें, मतलब अब यदि आप देखेंगे तो ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है इसकी, बी ई रेज टू पावर, मतलब अपने इसको इंटीग्रेट किया है दोनों को, तो ये हो जाएगा बी ई रेज टू पावर के टू टी इक्वल्स टू K1 K2 माइनस K1 A0 e raised to power K2 माइनस K1 इंटू टी प्लस सी। ये ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ में आ गया? सर ये जो रेट है वो बी फॉर्मेशन वाला है ना, डीके वाला नहीं है? वेट दोनों है ना, नेट होगा ना, वो कुछ फॉर्म हो रही है कुछ डीके हो रही है, तो आप तो बी के लिए जब भी लगाओगे दोनों को काउंट करना ही पड़ेगा ना, कि भाई ये इस रेट से बन रहा है और इस रेट से डीके हो रहा है, दोनों का सम जो इसका जो नेट आएगा वैसे डी भी जाएगा ना नेट, तो अलग अलग कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो आपके पास डी का रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। अब सी निकालना है, सी कितना होएगा, मतलब एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो बी जीरो होगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ये समझना। अच्छा ये हाँ क्यों लिखूं, यही लिखे तो ना, जो ये है बस, ये दिख रहा है ना आपको नीचे वाला या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ समझना भाई, आप क्या बोल रहे हो, एट टी इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा पूरा, जीरो इक्वल्स टू K1 K2 माइनस K1 A0, ये 1 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी माइनस K1 अपॉन K2 माइनस K1 A0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उसके अंदर, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा b e raised to power K2t equals to K1 upon K2 minus K1 A0 e raised to power K2 minus K1t माइनस K1 बाय K2 माइनस K1 A0, ये आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर और जगह चाहिए, तो पहले आप इतना कॉपी करिए, फिर इसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। सर आई होप आपको ये समझा है कि अपन ने क्या किया। इसमें सिर्फ एक मुद्दा इंपॉर्टेंट था, वो था डिफरेंशियल इक्वेशन बना के उसको इंटीग्रेट करना। अपन ने कर लिया तो बात ही खत्म हो गई। अब तो केवल अपने को फॉर्म्स डिफाइन करनी है, मतलब अभी अपन बी के ऊपर कमेंट। नहीं सर, आपने वो इक्वेशन में सी लिखा था या सिर्फ वो कांस्टेंट था? वो सी कांस्टेंट आया था ना बाद में, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो फिर उसको हमने, अच्छा नहीं,
सर बोल भाई। सर आपने वो ए के कॉलम में आखिरी में ए एफ लिखा है ना? कहाँ पे? ए एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस के वन टी। नहीं, ए एट एनी टाइम टी टी लिखा है वो। सर वो t इक्वल्स टू 0 का क्या लिखा है आपने? 0 इक्वल्स टू k1 आगे तो वाला। भाई टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा? एलएचएस देख क्या हो जाएगा। एलएचएस 0 हो जाएगा, आरएचएस के अंदर टी 0 रखेगा तो ई रेज टू पावर के टू माइनस के वन टी वो 1 हो जाएगा। तो वैसे देख। सर पर LHS में तो 1 होगा ना, मतलब b होगा ना t 0 हो गया है तो b आ जाएगा। अरे टी 0 हो गया तो बी भी तो 0 होगा ना, टाइम इक्वल टू 0 पे। हाँ
कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। सर बोल। सर आपने जो फाइनल इक्वेशन लिखी है वो सर, तो उसमें एल एच एस बी ई रेस टू के टी वो बी आई टेन ए टाइम टी होगा क्या? क्या कह रहा है? फाइनल इक्वेशन जो लिखी है वो क्या कह रहा है? तो उसमें एल एच एस क्या होगा फिर? वो बी आई अभी टेन ए उसके टाइम टी होगा क्या? अभी कर रहे हैं ना, उसको भी सॉल्व तो करने थे। वो आधी बीच में रोकी हुई एक स्टेप। हो गया सर। चलिए, सबका हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक। तो इससे अपने पास b कितना आ जाएगा? देखिए, ये जो इक्वेशन आई है इससे आ जाएगा, ये आ गई है b e रेज टू पावर k2t इक्वल्स टू k1 अपॉन k2 माइनस k1 a नॉट e रेज टू पावर k2 माइनस k1 इंटू t माइनस k1 बाय k2 माइनस k1 a नॉट। अब b इक्वल्स टू k1 अपॉन k2 माइनस k1, ये कॉमन आ गया, a नॉट कॉमन आ गया,
ये आ जाएगा e रेज टू पावर k2 माइनस k1t माइनस 1 डिवाइड बाय e रेज टू पावर k2t। ठीक है, यदि अब आप इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू k1 अपॉन k2 माइनस k1 a नॉट e रेज टू पावर k2 माइनस k1 माइनस k2 इंटू t माइनस e रेज टू पावर माइनस k2t। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा b एट एनी टाइम t इक्वल्स टू k1 अपॉन k2 माइनस k1 a नॉट e रेज टू पावर माइनस k1t माइनस e रेज टू पावर माइनस k2t। ओके, क्लियर है ये भाई? बी क्लियर है? हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर। अब यदि अपन इसमें ग्रोथ और डीके कर्व्स बनाए, मतलब ग्रोथ ऑफ बी एंड सी एंड डीके ऑफ ए, तो वो ग्राफ्स कैसे बनेंगे अपने को ये देखने होते हैं, और फिर अपन देखेंगे कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर बी मैक्सिमाइज कब करेगा। इसमें आपको जो मुद्दे जानने होते हैं ना, जो मुद्दे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि भाई बी कितना होएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बी कितना होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको वो निकालना होता है प्राइमरली। यदि अपन ए बी सी तीनों के ग्राफ प्लॉट करें कि इनका वेरिएशन विद टाइम कैसा होगा कंसंट्रेशन का, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं। ये है कंसंट्रेशंस, ये है टाइम। देखिए ए और बी का जीवन बड़ा ही सुकून, ए और सी का, ए डिक्रीज करेगा किसी भी फॉर्म में करे, मतलब कि कितना भी अच्छा या लीनियर या फिर जो भी कुछ डीके करने करो, ये ए होगा, कोई इशू नहीं है। और सी हमेशा ऐसा होगा, मतलब हमेशा का मतलब है ऐसा, ये लीजिए। समस्या है बी की। अब बी कैसे कैसा हो सकता है, देखिए बी ऐसा होगा, आगे कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है, ये कुछ ऐसा होगा। तो ये ए, ये सी, ये बी, जनरली ऐसे ग्राफ बनते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि फिर आपको करके देखने पड़ते हैं। अब यदि मान लो इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है कि K1 इज मच 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 लार्जर देन K2। यदि K1 इज मच 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 लार्जर देन K2 होगा, इसका मतलब क्या है कि A पहले पूरा B में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और C का ग्राफ ऐसा। ये ग्राफ कब है, मतलब जो नॉर्मल ग्राफ है इसके अंदर K1 इज मच मच लार्जर देन K2, इसका ये मतलब है कि ये A, ये C, ये B, कि पहले A पूरा का पूरा B में कन्वर्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, और फिर B C में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट है, पहले ये अचीव हो जा रहा है, उसके बाद सेकंड में ये हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस कि K2 इज मच मच लार्जर देन K1। इस वाले केस में क्या होगा कि भाई आपका ए का डीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आपके सी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है बी में, और बी में ये बी कुछ ऐसा हो रहा है कि आफ्टर ए टाइम उसने एक मैक्सिमा अचीव कर लिया, और उसके बाद एक एक पॉइंट के बाद
जो रेट ऑफ जो डीवी बाई डी है वो 0 हो जा रही है, कि जिस रेट के ऊपर ए डिके होके बी बन रहा है उसी रेट पर बी डिके होके सी बन जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ पैटर्न है, ये आपको आने चाहिए। इतना कॉपी करें, फिर इसके बाद और करेंगे। अभी डी बी के बारे में थोड़ी सी और बातें करनी बाकी हैं। सर बोल भाई। सर वो सेकंड और थर्ड ग्राफ में वो वाई एक्सिस के ऊपर आपने रेट लिखा है या फिर कंसंट्रेशन लिखा है? कंसंट्रेशन, रेट तो लिखूंगा ही नहीं ना। ठीक। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ है। सर ये इसका वाला स्लोप ग्राफ नहीं रेट समझा। बताएगा? क्या हुआ? सर इसका स्लोप रेट बताएगा ना? इनका स्लोप रेट बताएगा, पर आपको रेट ऐसे निकालना ही होता है कि वो वेरिएबल होएगा ना, ए और बी दोनों के लिए। सॉरी, बी के लिए वेरिएबल होगा और ए और सी कोई मैटर नहीं करते हैं। सर बोल भाई। सर वो जो dB by dt इक्वल्स टू 0 बस वो पर्टिकुलर केस के लिए लिखा है ना आपने? इस रेट पर बी बन भी रहा है ना, उसी रेट पर बी कंज्यूम हो जा रहा है। हाँ सर। हाँ मानस, गुप्ता सर से बात हुई मेरी, क्या वो बताओ। सर हम्म। सर वो जो आपने सी निकाला है, सर वो हमारे रिएक्शन का सी है क्या? अरे नहीं भाई, वो एक कांस्टेंट सी है। इंटीग्रेशन करने को आता है क्या? हाँ सर। तो सी लगाते हैं। सर तो अब तक हमने सी निकाला ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं यार, ऐसा होता रहता है ना, चलो कोई बात नहीं। सर फिर नहीं है का क्लास सर, मतलब वैकेशंस तक नहीं है क्या मैथ्स की क्लास? नहीं, वेकेशन तक मैथ्स की क्लास नहीं है। सर वो ए सीधा जाके 0 हो रहा है क्या नीचे? नहीं, जीरो कभी भी नहीं होगा यार। ए जीरो कैसे हो जाएगा? अभी तो फर्स्ट ऑर्डर डिके ही है। गुप्ता सर को अभी 21 दिन का तो प्लास्टर लगा है।
तो मोस्टली जब वापस छोटे वेकेशंस खत्म होंगे तो फिर वो क्लास ले पाएंगे, वैसा है। करना है यूनिवर्सिटी स्टार्ट, यूनिवर्सिटी कोई समस्या नहीं है, कर सकता है। देख यदि अभी आज की क्लास के बाद, अरे 7 जून को टेस्ट है भाई, बिल्कुल पक्का टेस्ट है वो, कल हो गई बात इस बारे में तो। 7 जून की टेस्ट पक्का है, उसमें कोई वो नहीं है। बस अभी उसमें सिलेबस देने में मैं बचा हूँ, बाकी सबने सिलेबस भी दे दिया है। गुप्ता सर ने भी सिलेबस दे दिया है, अभी मैं आज डिसाइड करता हूँ क्या करूँ। तो केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 5 चैप्टर। केमिकल आयनिक मत डालो ना। क्या तू तो ऐसे कह रहा है, तेरे को सोल्यूशन इतने अच्छे से आता है कि सर आप सोल्यूशन से डालोगे सब कुछ कर दूंगा, और केमिकल आयनिक से सर नहीं वो कर पाऊंगा। बहुत टाइम से आ रहा है सर, बोर हो गया सर। तो क्या करूँ? चल ठीक है, तेरे को ऐसा लग रहा है तो फिर केमिकल बॉन्डिंग डाल देते हैं। चलेगा सर। नहीं सर, छोड़ो सर, बस ये 5 ही डाल दो। आज सैटरडे है क्या? यस। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा कहते हैं बुढ़ापा। आयुष नो आइडिया, मतलब विंड टर्बुलेंस था ये पता है, विंड हाई था, पर एग्जैक्टली क्या हुआ वो हमको भी नहीं क्लियर है। चलिए कॉपी हो गया।
एक मिनट से। कॉपी हो गया? यार ये टेक्स्ट को ना ऐसे रीड करते रहना बड़ा ही गंदा काम है यार। चलिए आगे समझते हैं। डी आ गया। अब मान लीजिए सी निकालना है आपको। नहीं अभी सी नहीं निकालते। अब देखिए इस पूरे ग्राफ इन पूरे में ना एक चीज मैटर करती है और वो होती है टाइम एट विच बी मैक्सिमा इज अचीव्ड। is maxima is maximum। इसको लिखते हैं टी मैक्स। तो ये क्या होगा जब dB बाई डी टी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है तो आपके पास क्या इक्वेशन है बी के लिए? b इक्वल्स टू k1 अपॉन k2 माइनस k1 a नॉट e रेज टू पावर माइनस k1t माइनस e रेज टू पावर माइनस k2t है। आप क्या कह रहे हो कि भाई dB बाई डी टी 0 कर दो। तो dB बाई डी टी 0 करने का मतलब है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाएगा d e रेज टू पावर माइनस k1t माइनस e रेज टू पावर k2t
बाय डी टी 0 के बराबर कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा -k1 ई रेस टू पावर -k1 टी प्लस ई रेस प्लस k2 ई रेस टू पावर k2 टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये बनना है, तो ये आ जाएगा k1 ई रेस टू पावर -k1 टी इक्वल्स टू k2 ई रेस टू पावर k2 टी। तो k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू ई रेस टू पावर -k2 टी अपॉन ई रेस टू पावर -k1 टी, और ये हो जाएगा k1 बाय k2 इक्वल्स टू ई रेस टू पावर -k2 -k1 इंटू टी, या k1 -k2 टी, ई रेस टू पावर k1 -k2 इंटू टी। लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा ln k1 बाय k2 इक्वल्स टू k1 -k2 इंटू टी मैक्स, और इससे टी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी ln k1 बाय k2 डिवाइड बाय k1 -k2। समझ में आ गया? तो ये टी मैक्स होगा जब किसी भी कंसेंट्रेशन पर बी की कंसेंट्रेशन मैक्स होगी। अब ये तो हुआ नॉर्मल केसेस के अंदर, पर देयर इज अ चांस इन केस if k1 equal to k2, then तब बताइए कि b की कंसेंट्रेशन क्या होगी और t मैक्स कितना होगा? बताइए इस केस को कैसे करेंगे? बी के कॉन्सेंट्रेशन 0 ही होगी। अरे यार ऐसी बात कैसे कह सकता है भाई, b कुछ तो बनेगा ना। सर जितना बना जी उतना चला भी गया। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डीके 0 कैसे होता है? और पहले तो केवल k बड़ा है ना, जब तक a और b बराबर नहीं होते अब तक रेट ऑफ डीके और रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो ही नहीं सकते हैं। सर टी मैक्स इंफिनिटी नहीं होगा ना? नहीं, फाइनाइट वैल्यू होएगा। इन्फिनिटी तब बोलते हैं जब लोग मासूम होते हैं, आप लोग मासूम थोड़ी ना उतने। बताओ। 0 होगा क्या? अरे नहीं होगा यार, 0 कैसे होएगा? अजीब सी बात कर रहा है। ln के अंदर चलो की टर्म 1 हो टी जाएगी। मैक्स मैं निकाल देता हूं, टी मैक्स है 1/k। सर आ गया। कितना आया? नहीं नहीं यार नहीं। टी मैक्स आएगा 1/k, और बी की कंसेंट्रेशन आपको खुद निकालनी होगी। निकाल लेंगे सर कैसे किया आपने? अरे मेरे को तो आंसर याद है ना यार। अच्छा तुम्हारा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हुआ है क्या? हाँ लिमिट्स सर हुआ है ना? K2 हाँ माइनस सर हो गया। मतलब लिमिट से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं सीधा। हाँ सर 0/0 की फॉर्मेट आ रही है तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट्स लगा के भी कर सकते हैं, और नहीं तो शुरुआत से डिराइव कर लो। जब अपन ने जो पहला स्टेप डिराइव किया है ना, कि भाई जो बी के लिए जो पहला स्टेप डिराइव किया है कि भाई डी बी बाय डी टी इक्वल्स टू के ए माइनस के बी, यहां से डिराइव करके वापस चल जाओ, तो ये हो जाएगा डी बी बाय डी टी प्लस के बी इक्वल्स टू के ए ई रेज टू पावर -2 kT। सर वो जो एक्सप्रेशन है ना वो टी मैक्स की उसमें डालना है ना, लिमिट k1 टेंड्स टू k2। हाँ, पर वो लिमिट विमिट मेरे को उतनी अच्छी से आती नहीं, मैं तो केवल बच्चों से पूछता हूँ। बाकी अपना तो ये तरीका बेस्ट है, पूरा डिराइव कर लो वापस से इसको हाँ सर डिराइव आता कर। है, लिमिट से आता है। हाँ, पता है मुझे यार, आता है। मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को मालूम है, तभी तो बोल रहा हूँ।
पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आप पूरा डिराइव करना भी जानना आना चाहिए कि बी की कंसेंट्रेशन नहीं निकलेगी वैसे। बी की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आपको पूरा ही आना चाहिए, इसलिए आप यहीं से चालू करेंगे इसको वापस से। ठीक है, आपका बन भी जाएगा और टी मैक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। अब मैं डिराइव नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ये एक सीधी सी बात है। अब ये आ गया आपका बी मैक्स और ये सीक्वेंशियल रिएक्शन खत्म हुई। मतलब अब आप निकाल सकते हैं कि एट एनी इंस्टेंट इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा। एक सेकंड, सी का कंसेंट्रेशन अभी बाकी है, तो सी का कंसेंट्रेशन कितना होता है, dc बाय dt इक्वल्स टू k1b k2b, ये था फॉर सी। और बी के लिए आपके पास रिलेशन है ये वाला, तो आप लिख लेंगे सी dc इक्वल्स टू k2 dc बाय dt इक्वल्स टू k2 डॉट k1 बाय k2 माइनस k1 ए नॉट, और फिर ये पूरा एक्सपोनेंट वाला फंक्शन, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर सी की कंसेंट्रेशन तक, और इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको dt को इधर ले जाके 0 से लेकर t टाइम के लिए, तो आपको c एट एनी पॉइंट t का फंक्शन c एट एनी पॉइंट t मिल जाएगा। अब डेराइव वराइव मैं नहीं करूंगा, बट इंटीग्रेट इंटीग्रेट आप खुद करेंगे, मैथ्स वाले बच्चे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बेटा जी, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। मुबारक हो साहब, मुबारक हो, कॉपी करिए। अरे वो सर वाला K1 अलग है। K2 की जनरली पावर क्या होती है, मतलब जनरल? K1 K2 मतलब पावर की बात ही नहीं है, तो जब सॉल्व करने को आएगा जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से सॉल्व होगा ना यार। K की क्या वैल्यू मेरे को क्या मालूम, 10⁻⁻8 भी हो सकता है, 10⁻⁻2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन एंड रिएक्शन। हु एम आई टू टेल यू कि जनरली क्या होता है। चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए, आपका सीक्वेंशियल खत्म, आपका मेजर पार्ट खत्म हो गया। अमान है क्या, है ना? हाँ सर। नहीं नहीं, कुछ नहीं ढूंढ रहा, तू कहाँ? गौरव है क्या, गौरव या पुला? गौरव, गौरव, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू माय डियर फ्रेंड? लेट मी सी वेयर whether you are here or not. ओ हो, ये वो लोग हैं जो डिस्कनेक्ट हो गए और इनको मालूम भी नहीं है। 7 लोग है गौरव, गौरव क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं गौरव जी? सर वो एनावस्थी के लेवल 1 में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्किप करने हैं? बिल्कुल कर देना यार, वो डीके वगैरह मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब केवल अधिकतर क्वेश्चन तो आप खुद भी कर पाओगे, केवल वो यूनिट्स देखनी होंगी कि वो रदरफोर्ड क्या यूनिट है या क्यूरी क्या यूनिट है, कि कितने डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट है। बाकी मेजोरिटी क्वेश्चन आप कर पाओगे, पर वो पूरा डीके यार फिजिक्स में आएगा उसके बाद ही होएगा, वो मैं नहीं करवा सकता हूँ। पहले करवाते थे 2012 तक, उसके बाद बंद कर दिया करवाना। पूरा रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स के सर पे डाल दिया, वो भी तो कुछ करवाएंगे।
अरे यार फिजिकल खत्म हो जाएगी अभी। सर पर थर्मोडायनेमिक्स बाकी है ना, थोड़ा पड़ा है। अरे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स साइंस है। मतलब फिजिकल नहीं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ है वो। थर्मल और इलेक्ट्रो 2 चैप्टर बचेंगे। सर सरफेस केमिस्ट्री भी बाकी है। अबे यार तूने है ना मानस भाई, ऐसा है मैंने तेरे से पूछा कि है ना कौन कौन से जानवर होते हैं, तूने कहा सर कॉकरोच। वैसा है, तू वैसा कुछ बोल लेता है यार अच्छा सा। सरफेस केमिस्ट्री बाकी है। चल तेरा सरफेस केमिस्ट्री परसों करवा देंगे, ठीक है। नहीं मंडे को ऑफ देंगे तो ये ट्यूसडे को करवा देंगे। तो खुद ही मना कर देगा, पता है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाने लगूंगा ना मैं तो। ये सर रहने दो सर, मैं समझ गया मेरे को हमारे जीवन में निर्वाणा कैसे प्राप्त करना है। सर वो ए नॉट के बाद ब्रैकेट में क्या है, सर ब्रैकेट डाला है। कहाँ पर है यार, देखो अभी इतनी जगह ब्रैकेट है कि मुझे खुद को भी नहीं मालूम। सर एकदम लास्ट में सर, वो आपने बोला ना खुद ही इंटीग्रेट अरे वो करो। ब्रैकेट में मतलब ये पूरा रिलेशन है यार, ये वाला रिलेशन है। अब मैं पूरा जगह नहीं है उसमें, क्या करूं। मैंने बी को ही तो रिप्लेस किया है। आह, सर उसमें तो कुछ न्यूमेरिकली बनती नहीं है, मतलब सरफेस केमिस्ट्री। किसमें? नहीं पूरी थ्योरी है, फुल रट्टा। उसमें ये कला मैटर करेगी कि तेरे को कितनी अच्छे से हिस्ट्री आती थी और ज्योग्राफी आती थी। तभी तो हम उसके इतनी इतनी बिल्कुल बेदर्दी से बेइज्जती करते हैं। कल एक बच्चे ने ना मेरे को कॉल किया कि ना उसको एडमिशन लेना है, वो किसी और टीचर के पास है, नीट का है। मैंने उससे पूछा उसके चैप्टर कौन कौन से हुए। तो उसके चैप्टर के अंदर ना बाकी कुछ मतलब 10 चैप्टर के नाम बताया, बार जो बाकी के 5 चैप्टर के नाम बताया ना वो इतने शानदार थे कि फिर मैं सोचता रहा कि इसने पढ़ा क्या है साल भर। हाइड्रोजन, जो उसके मेजर 5 चैप्टर हुए हैं अभी तक, लास्ट तुम्हारे बैच का बच्चा है। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का 13th एंड 14th ग्रुप, हाइड्रोजन, सॉरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और एक और कोई ऐसा फाड़ू चैप्टर बोल था वो। और बाकी के 5 चैप्टर में क्या क्या हुआ है? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग मतलब एनसीईआरटी वाली केमिकल बॉन्डिंग, अपनी वाली नहीं। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट और गैसियस स्टेट। आई वाज इम्प्रेस्ड। कॉपी हो गया क्या भाई? नहीं सर रुको। सर आप ट्यूसडे से लेने वाले सच्ची में सरफेस केमिस्ट्री? यार कोई ना कोई नया चैप्टर चालू करना ही पड़ेगा ना, चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, ये एक लेक्चर का और बाकी है। यदि अभी अभी के बाद मतलब आज जब लेक्चर खत्म होगा ना उसके बाद एक लेक्चर का टॉपिक बाकी है, मैं क्या करूंगा फिर पूरा दिन भर? हफ्ता है मेरे पास, पूरे 5-6 दिन है। टेंशन ले रहे हो, काफी पेंडिंग है। मतलब 5-6 दिन बहुत लंबा टाइम होता है यार। मतलब पढ़ाने को तो मैं कोऑर्डिनेशन भी खत्म कर सकता हूँ, पर करूंगा नहीं। कोऑर्डिनेशन थोड़ा इज्जतदार टॉपिक है, मतलब आई आई डिमांड रिस्पेक्ट फॉर कोऑर्डिनेशन। पर 6 दिन में कोऑर्डिनेशन भी खत्म हो जाता है कभी कभी। अभी हो ही गया है, मतलब एक बैच में कोऑर्डिनेशन चल रहा है जहां पर 50% कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है, 3 लेक्चर हुए हैं। सेक्शन की नीट की बैच में है। हाँ सक्षम के नीट की बैच में। और कोऑर्डिनेशन तो थ्योरी होता है, सबको बराबर जाता है, ऐसा भी नहीं इनको उनको कम जाएगा। थ्योरी तो सबको बराबर ही पढ़ानी पड़ती है। वैसा है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट उनके नहीं होता है पर थियोरेटिकल एस्पेक्ट तो पूरा ही होता है ना।
उनके तो कोऑर्डिनेशन में जो उनके क्वेश्चन आए हैं उतने तो आपके भी नहीं, वो वाले क्वेश्चन तो आपके भी नहीं है। भाई देख ऐसा है, गुप्ता सर के फंडे हम फंडे देने का वक्त अभी आया नहीं है, जब सिलेबस हो जाएगा तब आएगा, खूब देंगे रोज बिठा के। और वैसे भी वीडियो कॉलिंग पे बिल्कुल भी मन नहीं करता फंडे देने का। कॉपी हो गया क्या सरफेस साहब? केमिस्ट्री कितने सर सरफेस केमिस्ट्री कितने दिन का टॉपिक है? देख जनरली तो मैं 20 मिनट पढ़ाता हूँ, 20-25 मिनट। बाकी फिर ऐसा है, हर हर साल डिपेंड करता है, कभी कभी 20 मिनट भी नहीं पढ़ाता हूँ, कभी कभी 2 दिन पढ़ा देता हूँ, कभी कभी 3 दिन ही पढ़ाता हूँ। इट डिपेंड्स। जनरली 20 मिनट से आधा घंटा। उसके बाद बच्चे मना कर देते हैं। आधे घंटे के बाद सब बोर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। आयुष यार, आई एम नॉट श्योर ऑफलाइन क्लासेस चालू होने के चांसेस क्या हैं, बट हाँ यदि ऑफिस खोलने की परमिशन नहीं मिली ना तो वील स्टार्ट एटलीस्ट ऑफलाइन डाउट सेशंस। वो पक्का है, मतलब यदि खोलने का मौका मिला तो ऑफलाइन डाउट सेशंस पक्का खोल देंगे। अरे तुमने क्या यार, हमने भी होप छोड़ दी अब तो। पहले मैं बड़ा होपफुल था कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा यार, पर फ्रस्ट्रेट हो गए यार। नॉनसेंस पीपल। पहले मैं ना मतलब छोड़ यार, मूड खराब हो जाएगा फिर क्या मतलब निकलेगा। मानस देख, यदि ऑफलाइन खोलने का मौका मिलेगा ना, मतलब इफ वी कुड वी वुड, वैसा है। इफ वी कैन वी विल। वैसा है ही नहीं कि हम ओपन नहीं करेंगे। वो बड़ा ही बोरिंग है यार ये ऐसा। हमारे लिए भी उतना ही बोरिंग है इतना आप लोगों के लिए है। नहीं, आप लोगों के तो खैर इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, हम लोगों के लिए बड़ा बोरिंग है। अगस्त क्या, यदि जून जुलाई कभी भी ऐसा लगा कि भाई हमको केवल बच्चे बिठाने को मिल गए तो आ जाएंगे। नमेश यार अभी एटलीस्ट एक बार गवर्नमेंट कुछ मूवमेंट चालू करे, अभी तो दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे। मैं भी आ रहा था, मैं भी 3 दिन में जहाँ नहीं था ना, तब मैं गुजरात था, तो मैं गुजरात से औरंगाबाद आने की सोच रहा था। एक वहां मैं सूरत था तो वहां से ही औरंगाबाद पहुंचना ज्यादा इजी था, बट बॉर्डर ही नहीं घुसने दे रहे हैं अभी तो। मतलब दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ट्रैवलिंग पर। बाय फ्लाइट आ सकते हो, पर औरंगाबाद से केवल एक फ्लाइट चल रही है, वो है दिल्ली की एयर इंडिया, बाकी सब कुछ बंद है। तो यदि जैसे थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करेंगे तो आई विल बी बैक इन औरंगाबाद, वही प्लान है। चलिए, एक तो ये बोर्ड बहुत छोटा है यार, हिलता है। और यहाँ पे मैं लगा और नहीं सकता हूँ बोर्ड वॉल पे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, भाग जाऊंगा। चलो कोई नहीं यार, लेट्स डू दिस। श्रेयांश किसके वेव्स आ रहे हैं? तुम्हारा वेव्स तो हो गया होगा ना यार, एसएचएम वेव्स तो। सर कोविड का बोल रहा है। एह,
जैसे तब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड वेव्स, इट्स समथिंग एल्स। की अभी बात करते ना। हाँ, जब अपन क्लास में होंगे ना तब ऑफलाइन तब बात करेंगे इस बारे में। अभी ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बात नहीं कर सकता हूँ, उससे बेइज्जती ज्यादा होती है सबकी। चलिए, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपने पढ़ लिया है। इसके लिए आपने पढ़ी है एक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। और वो क्या बोलता है? वो बोलता है K इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। याद है केमिकल इक्विलिब्रियम? हाँ सर, हाँ याद सर। है। मुबारक हो साहब, आपको वो ये डायग्राम भी याद होगा जो अपन ने उस वक्त बनाया था। ये है एनर्जी, ये है टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये ग्राफ था कुछ ऐसा। ये थी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये थी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये था एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड बात करना है तो बैकवर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि अपने को इसी को दो मतलब पहले तो देखिए इस पे ग्राफ कैसे कैसे बन, इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है ग्राफ। तो आपको K वर्सेस 1/T का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो K वर्सेस 1/T का ग्राफ ऐसा होगा, K वर्सेस 1/T का ग्राफ। क्या है? दूसरा, आप इसका लॉग ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस ई ए बाय आर टी। तो यदि आप एल एन के वर्सेज 1/T का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा आएगा, इसकी स्लोप आएगी ई ए बाय आर माइनस का। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे क्वेश्चन कई बार दिए जाते हैं जिसके अंदर वो आपको ये बना ये ग्राफ प्लॉट करके देगा और ये ज्वाइन करवा देगा। आपको एक्टिवेशन एनर्जी की क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछेगा, मेंस लेवल के सवाल बनते हैं ऐसे। और यदि लॉग के अंदर प्लॉट करेंगे तो लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ये भी आपको आना चाहिए। यदि दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर निकालेंगे तो आप क्या बना सकते हैं? एक निकाल लेंगे K1 इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर T1, K2 इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर T2। ए नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा ln K1 बाय K2 इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। और इस केस के अंदर ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ये पॉजिटिव ही होती है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K2 बढ़ेगा ही, वो कम नहीं हो सकता है। केवल एक केस है जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कुछ किताब वाले जीरो लिखते हैं, ये घटिया किताब वालों की प्रॉब्लम है। बाकी यूनिवर्सली एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव ही होता है। वो एक जगह पता नहीं क्यों उन लोगों ने ना वो मतलब केवल डिफाइन करने के लिए जीरो भी डिफाइन किया है। ठीक है, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी नहीं करवाऊंगा मैं, आपने खूब किए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सब कुछ। कॉपी करिए। अरे हाँ, ये जीरो नहीं हो सकता ना, ये जीरो नहीं हो सकता 1/T।
कॉपी हो गया है? नहीं सर। कॉपी हो गया है सबका? हाँ सर। चलिए फिर जाइए आप, 5 ही मिनट बचे हैं, मैं कुछ और नया Yes. चालू कर कुछ कर तो चलाऊंगा नहीं, तो प्लीज यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। इसके बाद का अपन पढ़ेंगे कल। कल मैं क्लास लगाऊंगा ना, मैंने आपको बोला था संडे को क्लास लगाने के लिए। रेगुलर टाइमिंग मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, रेगुलर टाइमिंग। सर पेपर डिस्कशन या फिर काइनेटिक्स की क्लास? काइनेटिक्स खत्म कर, पेपर डिस्कशन भी तो करना है। एक काम करो यार, आप लोग अपने डाउट्स टेक्स्ट तो कर दो। यदि लगा कि डाउट्स है जो जल्दी जल्दी खत्म हो सकते हैं तो फिर पहले मैं वो डाउट्स ले लूंगा और फिर पढ़ा लूंगा। यदि ऐसा लगा कि पूरा का पूरा पेपर ही डाउट है तो फिर एक अलग स्टोरी होगी। सर कल ये टाइमिंग है ना क्लास की 8:50? हाँ बिल्कुल, मोस्टली 8 रखेंगे ना, मोस्टली। यदि एक बार मैं संतोष सर वगैरह से ही बात कर लूंगा, बट मोस्टली 8 टाइमिंग रखेंगे। सर मंडे को छुट्टी दे रहे ना सर आप ये क्लास? क्या करोगे छुट्टी लेके? तो छुट्टी आ तो रही है, या देखेंगे कल डिसाइड करेंगे ना मंडे का। बीच में 3 दिन छुट्टी थी ना, खूब एंजॉय किया ना अभी। डिसाइड करेंगे यार, टेंशन नहीं ले। बाय बाय। कल तो लगाने का प्लान है, अनटिल अनलेस कि मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को नींद की सख्त जरूरत है कल, और मेरे को कल 12 बजे तक सोना चाहिए, तो एक अलग बात है। बाकी तो क्लास लगाने का सोचा है। नहीं तो कल छुट्टी रख के परसों भी क्लास ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्लास के बारे में ना, वो बेटर रहेगा।